हेलो एवरीवन, सी एस उबेरकान दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हम चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। और काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर ये जो रिवीजन नोट्स है आपके कहां पे अवेलेबल होंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, और अगर आप ये चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलो, आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करेगा। सो नाउ फर्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 दैट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। क्या पर्पस है इसका? क्विक, इट विल हेल्प यू एग्जामिनेशन के पहले, आपको बहुत हेल्प करेगा। एक दिन पहले रीड करें, 2 पेज में पूरा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मिलेगा। उसके बाद आप लोगों का आगे के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है रेवेन्यू रिकग्निशन, जो आपको ग्रुप 2 है, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग इस तरह कवर करेंगे। सो यहां पे पर्पस क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोग का 7 का पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि वो हम लोगों को क्या बता सके, वो हम लोगों को ये बता सके कि आपको कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू रिकग्निशन किसका, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का। तो जो रेवेन्यू रिकग्नाइज करने बता, लेकिन AS9 जो होता है वो किसके बारे में बात करते हैं? AS9 जनरल रेवेन्यू रिकग्निशन। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। फिर सेकंड बोलता है कि कॉन्ट्रैक्टर को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 एप्लीकेबल होता है, कॉन्ट्रैक्टी को नहीं। अब कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे? सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, जो भी उसका रेवेन्यू उसमें से उसकी कॉस्ट को क्या कर देंगे हम लोग? माइनस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का मतलब होता है इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अब आप एक एक ध्यान से मेरी बात आप सुनते जाएंगे। तो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, तो इनिशियली जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट होती है कि भाई ये तय हुआ कि 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो ये आप रेवेन्यू की बात करें, वो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्टिव वेरिएशन कराता है काम में, उसने बोला चलो ये मेरे को बिल्डिंग बना के दो, तो कॉन्ट्रैक्टर बोला ठीक है मैं बना के देता हूं। तो अब क्या होगा, बिल्डिंग बना के तो दे रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट को तय हो कि इतना इतना अमाउंट है, सपोज 10 करोड़, लेकिन उसके बाद कुछ वेरिएशन भी बोल रहा है वो एग्रीमेंट में, कौन कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं मुझे ऐसा भी चाहिए, बालकनी भी चाहिए, तो वेरिएशन वर्क है तो उसका भी मैं चार्ज करूंगा, तो वो भी मेरे रेवेन्यू का हिस्सा है। तो नाउ थर्ड इज क्लेम। व्हाट इज क्लेम? अब सपोज कॉन्ट्रैक्टी की वजह से कोई मेरा नुकसान था, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्टी ने बोला कि एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है कि 1 नवंबर को अपन काम शुरू करेंगे, तो 1 नवंबर को मैं लेबर वेबर लेके सब पहुंच गया साइट पे, मैंने बोला चलो कंस्ट्रक्शन करा जाए। देगा तो वहां पे गेट पे ताला लगा हुआ है और लॉक लगा। मैंने कॉन्ट्रैक्टर को कॉल किया, कॉन्ट्रैक्टर बोलता नहीं सर आज नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से 15 दिन बात करते रहे। भाई मैंने तो मटेरियल लेबर ला लिया ना, मेरे को नुकसान हो गया, लेबर को तो मेरे को पैसे देने पड़ेगा। ऐसा कोई भी क्लेम होता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर से मैं लूंगा, तो मेरे लिए क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। अब इंसेंटिव पेमेंट का मतलब होता है कि अगर मैं कोई काम जल्दी करके, तो होता है ना क्या, वो आपको मोटिवेट करता है कि नहीं आपने अगर इस काम को जल्दी किया, फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का, तो उसने बोला कि नहीं नहीं सर इसको मैंने अगर 2.5 ईयर में कंप्लीट कर, तो मैंने कहा अगर जो टारगेट लाइन है उससे पहले अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूं तो मैं आपसे कुछ इंसेंटिव लूंगा, तो वो भी मेरा क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। उसके बाद एस्केलेशन क्लॉज। व्हाट इज एस्केलेशन? एस्केलेशन का मतलब होता है कि आपको अगर कोई प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, आपने तय तो करे थे लेकिन प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन होता है क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, कीमत इन्फ्लेशन होता है, कीमत बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए मैं कुछ क्लेम करूं, दैट इज एस्केलेशन, तो वो आपसे लूंगा, तो वो भी मेरा रेवेन्यू रहेगा। मगर ख्याल रखना ये सारी चीजें प्रोबेबल रहनी चाहिए, अनरिलायबल आप मेजर कर सकते हो। ये जिसकी जो कॉस्ट है वो रिलायबली आप क्या कर सकते हो, मेजर करके प्रोबेबल रहना चाहिए कि मैं उससे कलेक्ट करूंगा एंड आई कैन मेजर द कॉस्ट, जो भी इसकी कीमत है उसका आप रिलायबली मेजर कर सके। अब ये मैंने बात किया रेवेन्यू की बात, लेकिन प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट? तो कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, मतलब जो भी आपको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मतलब जो भी आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉस्ट लगे, फॉर एग्जांपल लेबर मटेरियल जो भी उसमें लगे। ओके, कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कॉस्ट इंकर्ड करेगी लेकिन वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, 2-3 कॉन्ट्रैक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं तब हमने वहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड वाले को बोला, सिक्योरिटी गार्ड वाले को बोले कि तुमको ये 2 बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसका तुमको ध्यान रखना है। 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है वो, तो वो उसका भी ध्यान रखता है, इसका भी ध्यान रखता है, दोनों का। या आपने कोई इंश्योरेंस निकाले, वो इंश्योरेंस आपने पूरी प्रॉपर्टी के निकाले कि जो वहां पे मटेरियल रखा रहता है, तो मगर वो दोनों बिल्डिंग में जो मटेरियल रखा है उसका पूरा आपने इंश्योरेंस निकाले। तो जो एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, एट्रीब्यूटेबल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की एक्टिविटी को जो उसको अपन बांट देंगे उसको, ठीक है। उसके अलावा कि अदर कस्टमर स्पेसिफिक कॉस्ट, अगर कोई कस्टमर कहता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं आप मेरे को ये चीज डिजाइन करा के दो तो उसमें मेरे कुछ खर्चे आ रहे, तो कुछ कस्टमर अगर कोई स्पेसिफिक ही बोलता है कि नहीं मुझको और ये भी करा के दो, एडिशनल ये भी करा के दो, तो मेरे को वो मैं से कलेक्ट करूंगा, बात अलग है, वो वेरिएशन इन वर्क कलेक्ट करूंगा उससे, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा भी तो खर्चा हो रहा है ना, तो मेरी क्या होगा कॉस्ट, उससे जो कलेक्ट करूंगा दैट इज व्हाट रेवेन्यू। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम ऐसा होता है कि कभी कोई छोटी मोटी कोई इनकम होगी, कैसे होगी? एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं कि सपोज ये कंस्ट्रक्शन की साइट है, ये कंस्ट्रक्शन की क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्शन की साइट है, ये काम चल रहा है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे कोई कोचिंग सेंटर है, यहां पे क्लासेस होती है, अभी कंस्ट्रक्शन यहां पे चल रहा है, तो उन्होंने बोले कि यहां पे स्टूडेंट आते तो यहां पार करने के लिए हमको थोड़ी थोड़ी सी यहां पे क्या जगह दे दो। बच्चे बोले कि यहां पे अपनी गाड़ी यहां पे रख सकते हो।
अब क्या हुआ कि हमने बोले नहीं 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 ठीक है आप रख तो लो, तो हमने कोचिंग सेंटर के ओनर को बोले नहीं कुछ पैसा आप हमको दो, तो ये तो मेरी पैसा हमको दो, तो अब यहां पर तो ये मेरी मिसलेनियस इनकम होगी ना। अब वो इनकम तो क्या होता है साइड पे काम चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर में लोग बच्चे गाड़ी रख रहे तो उनके ओनर को बोलो जो कोचिंग सेंटर वाले उनसे हमको पैसा देंगे वो अपने को कुछ, तो उनसे पैसा लेते हैं, मिसलेनियस इनकम। तो कॉन्ट्रैक्ट वो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की कोई रेवेन्यू नहीं हो, मिसलेनियस इनकम की हो जाती है। तो वो आप क्या करोगे कॉस्ट में से माइनस कर रहेगा, कॉस्ट में से क्या करोगे उसका माइनस करोगे, तो आप रिड्यूस क्या करोगे उसकी कॉस्ट को, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को अपन क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि जो रेवेन्यू हुआ वो आपकी कॉस्ट को क्या कर रहा है कम। तो अगर कोई मिसलेनियस इनकम हुई तो आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से क्या करना है माइनस। अब कितने तरह के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दो तरह के होते हैं आपके। कौन से दो तरह के होते हैं आपके, एक आपका फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज दिस फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में आपका अग्रीड सम होता है, अग्रीड सम होता है मतलब ये तय है कि कितना आप, ये अग्रीड सम तय है कि कितना अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर उसके लेने वाला है, लेकिन हो सकता है एडिशनल कंपनसेशन कुछ क्लेम करे। फॉर एग्जांपल उसमें क्लॉज था कि कुछ आपने अगर कंपनसेशन या कोई एस्केलेशन का क्लॉज है कि अगर कोई फिक्स तो है कि 10 करोड़ में मैं आपको बिल्डिंग बना के दूंगा, लेकिन इसमें क्लॉज अगर कुछ महंगाई बढ़ी है कुछ क्लॉज है कि कुछ कंपनसेशन में क्लेम कर सकते हो, तो अगर ऐसा कुछ रहा तो वो क्लेम कर सकता है। व्हाट इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपका कंसिडरेशन बेस्ड ऑन कॉस्ट इनकम, जो आपने खर्चा करे तो फिक्स नहीं करे, हमने बोले जो भी खर्चा करे उसमें हम स्पेसिफाइड परसेंटेज प्रॉफिट का क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो जो भी आपने खर्चा करे उसमें स्पेसिफाइड परसेंटेज को क्या कर देगा। फॉर एग्जांपल उसमें 5 करोड़ खर्चा गया और बोले कि 20% मेरा मार्जिन, तो जो भी कॉस्ट इनकट कर उसमें 5% क्या कर देगा वो ऐड कर देगा। अब रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज कैसे करो, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए कि यहां पे एक मेथड है परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। अभी मैं आगे डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन सब कैसा होता है। तो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड आपसे क्या कहते हैं कि जो भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन बेस्ड ऑन वर्क प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब मैच विद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। सही बात है, आप रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू में कैसे रिकॉग्नाइज करो, तो रेवेन्यू बोलता है कि जिस प्रपोर्शन में आपका काम हो रहा है, क्योंकि आप यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 करके कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज करो। अगर मैं कहता हूं कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर 3 साल तक चल रहा, 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा, तो 3 साल तक काम चल रहा, कॉस्ट तो 3 साल इनकर्ड हो रही, तो ये तो बड़ी गड़बड़ देंगे। मैं पहले साल ही रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लूं और 3 साल तक कॉस्ट बताओ, तो पहले साल तो मेरा खूब प्रॉफिट दिखेगा, दूसरे तीसरे साल लॉस दिखेगा, तो रेवेन्यू भी मेरे को प्रॉपर रिकॉग्नाइज कर दो। वो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड आपको सिखाती है कि आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है किस प्रोपोर्शन में जो आपने कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट इनकर्ड हुई, वो कैसे कैलकुलेट करते हो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ख्याल रखना जब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हो तो ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितने परसेंटेज का काम हो गया, कितने परसेंटेज काम हो गया। तो जब आपने कहा कि कितने परसेंटेज आपका काम हो गया, तो यू हैव टू वेरी केयरफुल। क्यों, क्योंकि आप क्या हो रहे हैं यहां पे रिलायबल एस्टिमेट, अगर आप कॉशन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आपने सही नहीं बोले कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और आपने अगर सोचे कि मैं साल के आखिरी में कितने परसेंटेज काम हो गया, तो परसेंटेज कंप्लीशन अगर आपने बराबर कैलकुलेट नहीं करे तो आप गलत रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे। जितने परसेंटेज आपका काम होता है उतने परसेंटेज आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हो, उतने परसेंटेज आप कॉस्ट रिकॉग्नाइज करते हो। लेकिन डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अगर आपने प्रॉपर कैलकुलेट नहीं करे तो आपका बराबर रेवेन्यू और ये कॉस्ट आपकी कम ज्यादा रिकॉग्नाइज कर दोगे, प्रॉफिट और लॉस कम ज्यादा आएगा। हो सकता है प्रॉफिट बहुत आ गया, आपने डिविडेंड बांट दिए और नेक्स्ट ईयर में आपको लॉस हो गया, इट में हैपन, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, सो अब उसके बाद रिलायबल एस्टिमेट में कैसे बोले कि मैं रिलायबल एस्टिमेट कराऊं। तो अगर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स प्राइस में जिसमें अपने को पता है कि इतना फिक्स है अपना। व्हाट इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन अपने को उसमें ऐड कर रहा था, तो वो अब एक करके। तो उसमें रिलायबल एस्टिमेट में कैसे बोलो कि हाँ रिलायबल एस्टिमेट हुआ है करके। तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में आपने टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मेजरेबल है क्या, इतना इतना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है, मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल है मोर देन 50%, मेरे को उससे इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है। उसके कॉस्ट और कंप्लीशन स्टेज मेजरेबल है, मेरे को पता है कि खर्चा कितने होने वाला है, रेवेन्यू कितना है उसमें, और उसको मैं मेजर कर सकता हूं, और कितने प्रतिशत कंप्लीशन स्टेज में मेजरेबल में कितने परसेंटेज हमारा उसमें काम हो गया है। सेकेंड इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, सो इकोनॉमिक बेनिफिट कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में आप कैसे बोले कि रिलायबल एस्टिमेट करें आपने। रिलायबल एस्टिमेट है इकोनॉमिक बेनिफिट सर्टेन है कि इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे होने वाला से आइडेंटिफिएबल एंड मेजरेबल कॉस्ट, उसकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते, मेजर कर सकते। ऑब्वियसली यहां पर इसने ये वाला पॉइंट नहीं लिखा टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मेजरेबल, द रीजन इज दैट यहां पे नहीं है, दिस इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट ना। तो आप जो कॉस्ट इनकट करते हो उसमें फिर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हो, तो रेवेन्यू आपका टोटल डिसाइड है, कॉस्ट प्लस रेवेन्यू आपका था। तो जो भी कॉस्ट इनकट करते हो उसमें फिर आप परसेंटेज अपना ऐड करते हो, देन दैट इज रेवेन्यू। तो आपको पता है कि बेनिफिट होने वाला आइडेंटिफिएबल है, मेजरेबल है आपकी क्या कॉस्ट। अब यहां पे अगर कोई अनरिलायबल आउटकम एस्टिमेशन, अब अनरिलायबल मतलब आप जो एस्टिमेट कर रहे हो कि भाई रिलायबली अगर एस्टिमेट कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप ये चीजें नहीं कर पा रहे, यहां पे ये चीजें नहीं कर, टोटल कॉस्ट मेजरेबल नहीं है, फिर उसके इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल नहीं है उसका, ना कंप्लीशन का स्टेज कितना हुआ, डिग्री ऑफ कंप्लीशन को मेजर नहीं कर पा रहे, तो अनरिलायबल आउटकम एस्टिमेट मतलब रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, तो उस केस में कांट रिलायबली रिकॉग्नाइज रेवेन्यू अप टू
कॉस्ट अप टू इनकर्ड कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब ये हो रहा है अगर मैंने कॉस्ट इनकर्ड किया 1 करोड़ तो मैं रेवेन्यू 1 करोड़ ही रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। तो अगर मेरा कॉस्ट इनकर्ड हुआ 1 करोड़, क्यों? क्योंकि मैं रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर पा रहा आउटकम को। If I cannot estimate reliably outcome, तो in that case what I will do कि रेवेन्यू मैंने कहा आपको, रेवेन्यू को क्या क्या मैंने क्या, रेवेन्यू को मैंने कहा यहां पे कि सपोज कॉस्ट इनकर्ड हुआ 10 करोड़, एग्जाम्पल के तौर पे 10 करोड़, तो मैं रेवेन्यू 10 करोड़ ही रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। क्यों? उससे ज्यादा क्यों नहीं? आपने प्रॉफिट भी दूंगा नहीं, क्योंकि मैं आउटकम रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर पा रहा हूं। ये चीजें अगर नहीं कर पा रहा हूं, सो आई कांट रिलायबली एस्टिमेट द आउटकम। इन दैट केस व्हाट आई विल डू, कॉस्ट विल बी इक्वल टू व्हाटएवर कॉस्ट यू हैव इनकर्ड, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, रेवेन्यू। अब इसके बाद होता है आपके स्टेज ऑफ कंप्लीशन। व्हाट इज द स्टेज ऑफ कंप्लीशन? कि कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा कितने प्रतिशत मेरा काम हो गया, कितने परसेंटेज मेरा काम हो गया। सो डिटरमाइन बाय प्रपोर्शन ऑफ कॉस्ट इनकर्ड टू एस्टिमेटेड टोटल। अब देखो क्या होता है, कितने प्रपोर्शन काम हुआ, तो इसके 2 तरीके होता है, 2-3 तरीका। पहला आपका यहां पे कहता है कि यहां पे पहला आपसे कह रहे हैं कि कॉस्ट इनकर्ड टू एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, मतलब एक हो कि कितने कॉस्ट इनकर्ड करे टोटल कॉस्ट की कंपेयर में। एक होता है कि सर्वे करा लो, ये एक होता है फिजिकल कंप्लीशन। लेकिन आप जो भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती है, इस फॉर्मूले से आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करते हो। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल कॉस्ट आपने जो इनकर्ड करे, टोटल कॉस्ट आपने जो इनकर्ड करे, जो भी इनकर्ड करे। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैंने 10 करोड़ टोटल कॉस्ट इनकर्ड करा, और मेरा सपोज यहां पे अगर मैं कहता हूं टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो थी, सपोज मैं कहता हूं कि 40 करोड़ थी, तो 10 करोड़ मैंने इनकर्ड किया, 40 करोड़ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट विल कम 25%। हाउ मच इट विल कम? 25%। तो 25% काम हो गया। 25% डिग्री ऑफ कंप्लीशन, हाउ मच? 25%। तो जितना भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन, और यू कैन कॉल स्टेज ऑफ कंप्लीशन, जो भी हो, जितना भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन हो, उतने परसेंटेज अपने को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। सो हाउ वी कैलकुलेट स्टेज ऑफ कंप्लीशन? टोटल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। अब उसके बाद यहां पे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, तो टेबल को ख्याल रखना आपने, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो भी, उसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन। हाउ वी कैलकुलेट डिग्री ऑफ कंप्लीशन? टोटल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी मेरे पिछले पॉइंट में देखे। तो आपने कैसे उसको कैलकुलेट करे यहां पे कि टोटल आपका जो भी टोटल कॉस्ट जो आपने इनकर्ड करे डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। सो आपने इस तरह की जो भी इनकर्ड करे डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेट मल्टीप्लाई, दैट इज डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो आपके टोटल रेवेन्यू को डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे कोई रेवेन्यू आ जाएगा आपका, उसमें से आपने अभी तक के अभी डिग्री ऑफ कंप्लीशन हर साल बढ़ेगा। पहले साल सपोज 30% काम करें, दूसरे साल 40%, फिर शायद बढ़ते जाएगा क्योंकि हर साल काम होते जा रहा है। तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? वही कॉस्ट इनका, टोटल कॉस्ट इनका डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। अब उसमें जो भी आपका, उसको आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन टोटल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करो, उसमें से आपने कॉस्ट अभी तक के जो भी इनकर्ड करो उसको माइनस करो, तो ये आपका उस स्टेज तक का प्रॉफिट आ गया। अगर आपने पहले कोई प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करे, अर्लियर कोई प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करे, तो उसको आप क्या करोगे, इसमें से माइनस कर लो। उसको क्या करोगे? माइनस करोगे। तो जो माइनस करोगे, जो भी फिगर आएंगे, दैट इज करंट ईयर प्रॉफिट, वो इस साल का प्रॉफिट रहेगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट अपने करें। लेकिन आपको जहां पे कहीं पर भी ऐसा लगा कि नहीं, तो अगर आपने ऐसा एक्सपेक्ट करे कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टोटल एक्सपेक्टेड है कि वो एक्सीड हो जाएंगी रेवेन्यू से। सपोज मैंने कहा कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 10 करोड़, लेकिन ये मेरे को इनिशियली नहीं लगा था, लेकिन बाद में आपको लगा कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 10 करोड़, लेकिन रेवेन्यू तो हमने 8 करोड़ ही तय करे थे, तो मेरे 2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो इस केस में आप लॉस को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करो। आप ये नहीं बहाने मार सकते कि मेरा कोई और कॉन्ट्रैक्ट भी चल रहा है, नहीं मेरे को उम्मीद आगे बढ़ेगा, नहीं। आपको ये लगा कि टोटल जो कॉस्ट है एक्सपेक्टेड, वो आपकी टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएंगी, तो आप इमीडिएटली लॉस को रिकॉग्नाइज कर दोगे। ओके, अब उसके बाद वो कहते हैं अनकलेक्टेबल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अगर ऐसा हुआ कि कोई रेवेन्यू आपका अनकलेक्टेबल है, तो सीधा आपने पहले उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिए थे, तो आप क्या करें, उसका एज एन एक्सपेंस, मतलब उसका एज एन बैड डेब्ट आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। अब एक कंसेप्ट आपने समझना, कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट? कि कभी सेगमेंटिंग, मैं पहले बोला सेगमेंटिंग आप ट्रीट कैसे करते हो कब किसी को। सेगमेंटिंग का मतलब होता है कि मैं अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या उसको सबको एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानूं कि अलग अलग मानूं? समझो पहले। अब ईच एसेट, सपोज मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यहां पे इंडियन ऑयल में हमने अप्लाई कर, इंडियन ऑयल में बोला कि आपको कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि हमको पेट्रोल पंप आप कंस्ट्रक्ट करके दो। 4 सपोज यहां पे उसने बोला कि 4 साइट है, एक यहां पे मुंबई में है, एक दिल्ली में है, ठीक है, एक आपकी हैदराबाद में, एक बैंगलोर में, ठीक है। तो उसने बोला कि 4 अलग अलग जगहों पे आपको ये पेट्रोल पंप कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो भाई इसको क्या मैं एक कॉन्ट्रैक्ट मानूं कि अलग अलग मानूं? तो आपको ये देखना है कि ईच इज सेपरेट, इंडिविजुअली नेगोशिएटेड। मतलब जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई कर, हाँ मैं कंस्ट्रक्ट करके दूंगा पेट्रोल पंप, तो क्या मैंने इंडिविजुअली, मतलब अलग अलग उसको नेगोशिएट करा कि हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग?
क्या आइडेंटिफिएबल कॉस्ट, सबकी कॉस्ट अलग अलग होना, सबकी कॉस्ट अलग अलग होना और सबका रेवेन्यू अलग अलग है कि भाई इसका इतना रेवेन्यू, इस पे इतना इतना तय हुआ, मेरे को पता है कि इतनी कॉस्ट को मैं आइडेंटिफाई करो, अलग अलग है, तो आपने नेगोशिएट भी अलग करो। जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे यहां पे जैसे कि जो अलग अलग पेट्रोल मुझे कंस्ट्रक्ट करने सारे के सारे मैं उसको यहां पे कंस्ट्रक्ट मतलब मुझको पूरे के पूरे टेंडर मिले। हो सकता है इसमें मुंबई का मिले, दिल्ली का मिले, बाकी दो ना मिले, बैंगलोर के मिले, हैदराबाद का मिले, बाकी ना मिले, इट में हैपन। सो वो अपने को देखने कि भाई वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोलो, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोलो, तो जब आप देखो कि क्या वो इंडिविजुअली नेगोशिएटेड है, आइडेंटिफिएबल कॉस्ट और रेवेन्यूज की है, तो वो आप उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान लो। लेकिन उसको एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे कब, व्हेन दे आर वन प्रोजेक्ट, कब मानेंगे, इफ नेगोशिएटेड एज ए पैकेज। आपने उसको एज ए पैकेज बोले, मेरे को कहा गया कि कंस्ट्रक्शन करो इस बिल्डिंग का, तो ये बिल्डिंग का मैं कंस्ट्रक्शन तो कर रहा हूं, लेकिन यहां पे उसने मेरे को बोला कि यहां पे आपको पार्क भी बनाना है बच्चों के खेलने के लिए। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग के टॉप पे आपको स्विमिंग पूल भी बनाना है, उसी का हिस्सा है, और आपने एज ए सिंगल पैकेज उसको करे नेगोशिएट एंड क्लोजली इंटर रिलेटेड एंड परफॉर्म कॉन्करेंट सिक्वेंशियली। एक साथ इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये सीक्वेंस में चल रहा है, साइमल्टेनियस चल रहा है, साथ कॉन्करेंट मतलब साथ में चल रहा है, या तो फिर आपका एक के बाद एक, मतलब एक फ्लोर बनाया, फिर दूसरा फ्लोर बनाया, फिर स्विमिंग पूल बोला उसने, फिर उसने आपसे यहां पे कहा कि आप पार्किंग के लिए, यहां पे बच्चों के पार्किंग के लिए, यहां पे सपोज उसने कहा यहां पार्किंग सॉरी यहां पे पार्क के लिए उसने आपसे कहा कि यहां पे आपको पार्क बना, उसने सपोज किया पार्किंग के लिए भी कहा कि पार्किंग के लिए भी आपको कंस्ट्रक्ट करके देना वहां पे जगह। तो ये एज ए सिंगल पैकेज है, ये एज ए सिंगल पैकेज आपने नेगोशिएट करो, तो इसे कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इसको एज ए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे और इसको अलग अलग मानेंगे। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि एक है कि अलग अलग है, क्योंकि जब AS7 कहते हैं कि आप हर एक कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट ट्रीट करोगे। जब हम बोलते हैं ना कि एक्सपेक्टेड जो कॉस्ट उसके एक्सपेक्टेड रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगी, तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट जब एक्सपेक्टेड रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगी, तो हम लॉस हम लोग रिकॉग्नाइज करते इमीडिएटली। तो जब हम लॉस रिकॉग्नाइज करते इमीडिएटली, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेट देखते, आप ही नहीं बोलोगे कि दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपेक्टेड है कि उसमें रेवेन्यू, नहीं, हर कॉन्ट्रैक्ट अलग है। तो आपको देखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो, कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। तो कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट तो उसके एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, सेपरेट है तो उसका अलग, हर कॉन्ट्रैक्ट का इंडिविजुअल आपको देखना है। लेकिन आप इसको एक ही कॉन्ट्रैक्ट माने हो, तो इसका फिर आप सिर्फ देखोगे, इसकी अकाउंटिंग भी सबके अलग अलग प्रॉफिट और लॉस अपने को निकालना रहेगा। अब डिस्क्लोजर आते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 आपको क्या कहता है डिस्क्लोजर, वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना हुआ वो आप डिस्क्लोज करो। मेथड फॉर स्टेज ऑफ कंप्लीशन, आपने कैसे कैलकुलेट करे मेथड ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन, मतलब कौन सी मेथड आपने चूज करे कि उसको मतलब डिग्री ऑफ कंप्लीशन मिले। तो आपने देखिए वो कॉस्ट इनकर्ड वाली मेथड करते हो, आप सर्वे भी कर सकते हो, फिजिकल कंप्लीशन कितना हुआ ऐसा भी देख सकते हो। तो मेथड बताना है आपको, ये बताना कि एडवांस कितना रिसीव्ड कॉन्ट्रैक्टर से हमको हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्टर ये बताएंगे कितना मेरे को एडवांस मिला। एडवांस का मतलब ये होता है कि जो हमने काम नहीं करे उसका पैसा अपने को मिले, दैट इज एडवांस, अभी तक काम नहीं किए। व्हाट इज रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब होता है कि हमने बिल रेस कर दिए लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने अभी कुछ पैसा नहीं था, 5 करोड़ का बिल रेस किया, उसने 4 करोड़ ही दिया, 1 करोड़ अभी नहीं दिया, बोले बाद में रिटेंशन, दैट इज रिटेंशन, जो उसने बिल रेस करे बाद हमको दिया नहीं है। एक और चीज लिखना होता है ड्यू फ्रॉम और ड्यू टू कस्टमर, मगर ये बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल, मैंने एक फॉर्मूला यहां पे लिखा, उसको ख्याल रखना। जो भी आपने कॉस्ट इनकर्ट करे उसमें आप ऐड करो जो भी आपने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करे, जो भी प्रॉफिट अभी तक हुआ है, अगर लॉस हुआ तो उसको माइनस कर दो और प्रोग्रेस बिलिंग को भी माइनस कर दो। व्हाट इज दिस प्रोग्रेस बिलिंग, ये प्रोग्रेस बिलिंग का मतलब होता है आपका कि आपने जो बिल रेस कर दिया, जरूर नहीं कि अमाउंट आया, बिल रेस कर दिया, प्रोग्रेस बिलिंग। अगर ये पॉजिटिव आया तो ये ड्यू फ्रॉम कस्टमर है, अगर ये नेगेटिव आया तो ड्यू टू कस्टमर, इतना ख्याल रखना, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, सारे पॉइंट्स हमने यहां पे कवर कर लिए। एंड प्लीज 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 अगर आपने इस चैनल पे आप न्यू है और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब को जरूर करिएगा। और यहां पे टेलीग्राम चैनल का ये नोट्स, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा हूं, और जब आपके पास ये नोट्स आएंगे तो आप यहां पे आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम सबके वहां पे आपको लिंक मिल जाएंगे। दिस ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, और अब हम लोग ये सेशन यहां पे खत्म करते हैं। तो दिस ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।